हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमारा बायोमोलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मेटाबोलाइट। और हम साथ में डिस्कस करेंगे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द प्रोटीन। तो मेटाबोलाइट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, एक बार मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। मेटाबोलाइट एंड प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का। हर एक रिएक्शन, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। राइट? इनको हम डिटेल में जब हम मेटाबॉलिज्म का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैटा का क्या वर्क है और एना का क्या वर्क है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो एंड प्रोडक्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म दैट इज कॉल्ड इज द मेटाबोलाइट। ठीक है? मेटाबोलाइट फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आइए इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है मेटाबोलाइट। ठीक है? मेटाबोलाइट अभी जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, एंड प्रोडक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इट इज नोन एज द मेटाबोलाइट। राइट? लिख सकता हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है? मेटाबॉलिज्म के फर्दर टाइप्स भी बता देता हूं मैं आपको। पहली होती है कैटाबॉलिज्म, दूसरी होती है एनाबॉलिज्म। ठीक है? मेटाबोलाइट की दो टाइप्स होती हैं। पहला होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा है टाइप सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब मैं जनरल ओवरव्यू कर देता हूं कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में है क्या। देखिए, हम कोई भी फूड खाते हैं, पता है आपको, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है? वो किस लिए बताइए? हम अपनी बॉडी एनर्जी के लिए हम वो पीते हैं, खाते हैं, अपने शरीर को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए। राइट? और वो ग्रोथ किन से होती है? न्यूट्रिएंट से होती है जो फूड में अवेलेबल है। हमने एक फूड लिया, हमने हरी सब्जी और रोटी खाई, एक ब्रेड पार्ट हमने ईट किया। ठीक है? और हमें पता है कि हमें खाने से हमारी भूख खत्म हो गई, हमें एक एनर्जी मिली काम करने के लिए, हमें ताकत मिल रही है उससे। दूध पीते हैं, ठीक है, पानी पीते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी मिलती है उनसे। ठीक है? रोटी खाते हैं, फाइबर्स मिलता है वहां से। हरी सब्जियां खाते हैं, विटामिन, ठीक है, वो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। दालें खाते हैं, प्रोटीन मिलता है हमें। ठीक? कार्बोहाइड्रेट, चीनी खाते हैं, कोई भी मीठा प्रोडक्ट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें डिलीवर होता है। और वो किस प्रोसेस से होता है? वो न्यूट्रिएंट को एक्सक्रीशन की प्रोसेस अगर मैं कहूं। एक होता है डाइजेशन। डाइजेशन में मैंने आपको एक बताया था कि जब फूड पार्टिकल अंदर जाता है तो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है। स्मॉल पीसेस में डिवाइड होने के बाद एक प्रोसेस होती है जब न्यूट्रिएंट्स को निकाला जाता है हमारे इंटरनल जो बॉडी है। आपको
अब मैं जनरल एग्जांपल से बताता हूं इन लेमन लैंग्वेज में। जब आप खाना खाते हैं आपको बोला जाता है ना कि 2 से 3 घंटे में आपका खाना पच जाएगा। वो खाना पचने का मतलब क्या है कि आपका जो इंटरनल प्रोसेस है वो 2 से 3 घंटे लेगा वहां से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, एब्जॉर्बेशन के लिए, और वेस्ट प्रोडक्ट को एनल पार्ट में ट्रांसफर कर देता है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड को ट्रांसफर कर देता है। थ्रू द ब्लड पूरी बॉडी में वो चले जाते हैं। सिमिलर केस प्लांट्स में और एनिमल्स में भी होता है। और उसी मेटाबॉलिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटा और एना। कैटा एक पर्टिकुलर कैटेगराइज है कि हाँ भी इस प्रोसेस तक कैटाबॉलिज्म होगा कि जहां तक डिवाइड करना है न्यूट्रिएंट्स तक, न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन का फिर एनाबॉलिज्म में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एट लास्ट किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है? दैट इज द फॉर्म ऑफ द एटीपी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। ब्रेन को किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। तो अब फर्दर जो एंड प्रोडक्ट रहेगा उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं और इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड नेक्स्ट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? ऐसे मेटाबोलाइट या फिर ऐसे एंड प्रोडक्ट जो डायरेक्टली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जिनका एक डायरेक्ट रोल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में। डायरेक्टली हेल्प टू ग्रो। एक डायरेक्ट रोल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में। इनका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, फर्स्ट ले लीजिए आप, इथाइलिन। ये एक प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली हमारी बॉडी की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करे, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो इसके रिवर्स नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है फ्रेंड्स? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो कि डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं बट इनडायरेक्टली बॉडी की हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं वो? इनडायरेक्टली हेल्प टू ग्रो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं यहां पर पिगमेंट्स प्लांट्स के केस में, ठीक है। जो पिगमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्लूइड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल जिसमें कलरिश हो, कलर हो। अब प्लांट्स के केस में जो पिगमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पिगमेंट कौन सा होता है? द मोस्ट इंपोर्टेंट पिगमेंट इज द क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पिगमेंट है। अब क्लोरोफिल सीधा जाके तो फूड नहीं बन जाता, क्लोरोफिल हेल्प करता है फॉर द प्लांट्स में। किसकी हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प करता है। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस से फर्दर क्या बनता है? फूड बनता है। फूड अगर मैं एक्सटेंडेड टर्म इसमें इस्तेमाल की है, हालांकि ये टेक्निकल है, तो फूड बनता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए बनता है। रिलीज होती है क्या? ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो अब ये सीधा सीधा तो हेल्प नहीं कर रहा ना, बट इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है उस फूड प्रिपरेशन प्रोसेस में। ठीक है। तो एक पिगमेंट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और मैं बताता हूं। सेंट होते हैं, ठीक है, टॉक्सिन होते हैं, सीड्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये सारे इनडायरेक्टली सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ये एग्जांपल हैं। इसके बाद बात करते हैं हम हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन किस किस चीज में हेल्प होता है? प्रोटीन को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहां पर क्यों इस्तेमाल किया, उसका रीजन ये है प्रोटीन के लिए, बिकॉज प्रोटीन के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन के बिना, बिकॉज द 10 to 15% हर एक सेल का पार्ट होता है प्रोटीन। जब मैंने सेल कंपोजिशन आपको वीडियो में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में, आप वहां पर देख सकते हो 10 to 15% सेल कंपोजिशन प्रोटीन का होता है। इसीलिए प्रोटीन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट। तो सेल कंपोजिशन में इनका पार्ट कितना होता है, याद रख लीजिए, 10 to 15%, ये एवरेज है। अब प्रोटीन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके बिना पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है लाइफ की, वो जरा एक बार हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटीन है क्या। प्रोटीन आर द building blocks of amino acids। अब यहां पर मैंने बात की स्पेशली अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। एक लाइन और ऐड कर लो यहां पर, विच आर लिंक्ड टुगेदर विथ sorry पॉलीपेप्टाइड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड आप याद रखिएगा, चेन। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर लिंक्ड विद अ पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन्स ऐसे अमाइनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन से अटैच हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड्स का, राइट। और जैसे एक बिल्डिंग बनती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अप टू द 10th फ्लोर मान के चलिए, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पत्थर रख दिए, पत्थर के साथ एक कंक्रीट मटेरियल भी, तो सीमेंट, रेत, सब कुछ मिल लगता है ना। वो जो सीमेंट रेत का काम कौन करता है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन करती है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है।
पेप्टाइड बॉन्ड, जब मैनी पेप्टाइड बॉन्ड ऐड होते हैं तो उनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉली का मतलब होता है मैनी, जब मैनी पेप्टाइड बॉन्ड एक ही फॉर्म में अटैच होते हैं तो उनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। आई रिपीट, पेप्टाइड बॉन्ड की एक से ज्यादा हो तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और एक ही फॉर्म में जब हो तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं और उनकी बिल्डिंग से एक तरह की बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन से अटैच होते हैं। ठीक है। अब अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड किस तरह से बनते हैं, ओवरव्यू थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले आप मैं एक दो चीजें बताऊं। अमाइनो एसिड मेनली क्या आते हैं, जैसे ट्रिप्सिन वगैरह, ये सारे एंजाइम का भी पार्ट है, एंटीबॉडी रिसेप्टर, ये मैं आपको डिटेल में भी बताता हूं इनके फंक्शंस। सबसे पहले आप देखिए, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, कंपलसरी हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और जो नेसेसरी नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है, प्रोटीन्स कभी भी होमोपॉलीमर चेन में नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज इन द हेट्रोपॉलीमर चेन। प्रोटीन्स आर ऑलवेज सॉरी हेट्रोपॉलीमर चेन में अवेलेबल होते हैं। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए, चेन का मतलब आपको बताया था पेप्टाइड बॉन्ड की चेन होती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, कि हेट्रोपॉलीमर्स क्या है कि जब पॉलीमर ना एक फॉर्म में नहीं हो, जैसे एक अमाइनो एसिड अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, पांचवा अलग, 10वां अलग, फिर पहला 11वें नंबर पे आ गया, इस तरह से डिफर जब अलग आते हैं पेप्टाइड अमाइनो एसिड्स आते हैं तो उनको कहते हैं हेट्रोपॉलीमर चेन। लेकिन होमोपॉलीमर क्यों नहीं है? होमोपॉलीमर जैसे ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह ट्रिप्सिन आ गया तो हर जगह ट्रिप्सिन ही होगा पूरी चेन में। नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दैट पॉलीपेप्टाइड चेन है तो एक ही फंक्शन को, मतलब एक ही अमाइनो एसिड पूरे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता। 21 अमाइनो एसिड्स हैं, इन सबका अलग अलग से इंडिविजुअल कोई रोल है हमारी बॉडी में, इसलिए अलग अलग इनको अटैच होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से, और अलग अलग अटैच होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? हेट्रोपॉलीमर चेन। राइट। अब पढ़ते हैं इनके यूजेस। सबसे पहले यहां पर मैंने वर्ड लिखा है कोलाजन, दैट इज द इंट्रासेलुलर वर्ड मैंने यहां पे यूज किया है। क्या वर्ड है? इंट्रासेलुलर। देखिए, कोलाजन मेनली मिलता है एनिमल सेल्स में। किसकी बात करते हैं हम यहां पर? ये एनिमल सेल्स की बात करते हैं हम। कोलाजन जो है मेनली मिलता है एनिमल सेल में, जो कि इसके मसल सेल्स को बाइंड करके रखता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रोटीन। आजकल आपने कोलाजन, फोटोग्राफ का कोलाजन देखते हैं ना, कोलाजन बना दिया कि बहुत सारी 10-12 फोटोग्राफ ली, एक ही फोटो उसकी बना दी, छोटी छोटी उसमें नजर आती है। सिमिलरली प्रोटीन्स की भी एक छोटा छोटा कोलाजन होता है। प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन मिलते हैं और इंट्रासेलुलर उनके जो सेल्स को हैं एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। दैट इज द इंट्रासेलुलर बाइंडिंग। ठीक है, जिसे बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रिप्सिन और एंजाइम। आगे वर्ड लिखा हुआ है ट्रिप्सिन।
ट्रिप्सिन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है, वर्क करता है बीइंग अ एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? सबसे पहले आप एंजाइम को समझिए। एंजाइम कैटालिस्ट है। देखिए, अब मैं एक छोटा सा आपको जनरल एग्जांपल से बताता हूं। जब हमारे घरों में वोल्टेज कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज कम होती है, तो हम एक ना वहां पर बड़ा वो लगा लेते हैं, स्टेबलाइजर लगा लेते हैं। स्टेबलाइजर क्या करते हैं, हम उसको मूव करते हैं तो वो वोल्टेज को बढ़ा देता है। सिमिलरली हमारी बॉडी की भी जब वोल्टेज कम होती है, हमारी बॉडी में भी जो रिएक्शंस जब स्लो चलती हैं, तो उन रिएक्शन को तेज करने के लिए एक कैटालिस्ट का इस्तेमाल होता है। वो कैटालिस्ट क्या है? एंजाइम। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ हम अचार भी खाते हैं ना कई बार, तो अचार क्या काम करता है? वो क्या कहते हैं, अचार भोजन जल्दी पचा देगा, खाना जल्दी डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो वो अचार क्या काम करता है? बीइंग एंजाइम वर्क करता है, राइट। वो एक कैटालिस्ट का वर्क करता है। एंजाइम आर द मेनली कैटालिस्ट, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या है? एक प्रोटीन का पार्ट है जो कि वर्क करता है एज एन एंजाइम, रिएक्शन को एनहांस करने के लिए, तेज करने के लिए। इंसुलिन, इंसुलिन क्या एक हार्मोन है। इंसुलिन ऐसे तो हार्मोन है, लेकिन ये भी एक प्रोटीन का ही एक अलग फॉर्म है, हार्मोनल फॉर्म है। इंसुलिन क्या करता है? ये जब हम खाना, मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताऊं, इंसुलिन मेनली क्या है? डायबिटिक कंट्रोलर, रेगुलेशन के लिए, कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़े ना, ठीक है। इंसुलिन उसको मेंटेन करता है। और वो निकलता कहां से? पेनिक्रियाटिक, लोअर पेनिक्रियास से निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम खाना खाते हैं, हमें फर्श पे बैठकर चौकड़ी मारकर अपने पैरों को जोड़कर फिर खाना खाना चाहिए। आजकल खड़े होकर खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल्स पे, बेड पर बैठ के खाना खाते हैं, वो एक गलत है। बिकॉज दैट जब हम चौकड़ी मार के, हम फर्श पे बैठ के, हम हार्ड सरफेस पे बैठ के हम खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी का पूरा वेट हमारे किस पर पड़ता है? हमारे लोअर बैक पे पड़ता है। पेनिक्रियास दबता है, पेनिक्रियास दबने से पेनिक्रियाटिक जूस निकलता है, और वो जूस ही क्या होता है? इंसुलिन। और वो इंसुलिन ही जो वर्क करता है, हमारी बॉडी के जो ब्लड शुगर है उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये भी एक प्रोटीन की फॉर्म है। सॉरी, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी के आगे लिखा है मैंने फाइट। फाइट वर्ड क्यों लिखा है? एंटीबॉडी का मतलब है फाइट। फाइट का मतलब एंटीजेंस। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारे आउटसाइड द बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड द बॉडी है, उसको कहते हैं हम एंटीजन, ठीक है। एंटीजन क्या है? एनी फॉरेन पार्टिकल आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द एंटीजन। When antigen attack to the body of the immune system of the human being, living organism, rest of the plants and animals, then there is a particles which oppose to their functioning of the antigen, and this functioning is known as the particular organism known as the antibody. And देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रोटीनियस पार्ट जो कि अपोज करते हैं एंटीजन्स का। किसका अपोज करते हैं? एंटीजन का। और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज से? डिजीजेस से, ठीक है। प्लांट, ह्यूमन बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, XYZ की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे वो भी एक प्रोटीन का ही पार्ट होते हैं जो कि वर्क करते हैं, बीइंग एंटीबॉडी वर्क करते हैं, राइट। फाइट करते हैं एंटीजन्स के साथ और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द रिसेप्टर। रिसेप्टर वहां पर लिखा है मैंने सेंसरी रिसेप्शन। सेंसरी वर्ड ही लिख रहा हूं सिर्फ। देखिए, कुछ एक ऐसे हमारे बॉडी के अंदर ऐसे लिक्विड, ऐसे रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अब मैंने कुछ खाया, आपने कुछ खाया, तो वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, ठंडा है, गर्म है, वो किस तरह से पता चलेगा? वो पता चलता है हमारी ऑर्गन से। और वो एनहांस किससे होता है, मतलब फील किस तरह से होता है? वो भी एक प्रोटीनिश पार्ट होता है जो कि जिसको बोलते हैं रिसेप्टर, यानी सेंसरी नर्व्स के थ्रू होता है। वो भी प्रोटीनिश का एक फॉर्म होती है। उसके बाद है
GUILT4 GUILT4 एक प्रोटीनेस पार्ट है जो कि हेल्प करता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेनली ब्रेन को इस्तेमाल, ब्रेन का जो कहते हैं फूड मटेरियल है ना, जो ब्रेन किससे चलता है, वो ग्लूकोज से चलता है। तो वो क्या है, GUILT4 एक प्रोटीनेस पार्ट है जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आपका प्रोटीन का एक स्टैंडर्ड ओवरव्यू, मैंने आपको आज ये बता दिया है। तो इसी के साथ आपका आज का जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश होता है। बायोमोलिक्यूल्स में अब तक हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं, कॉम्पोजिशन पढ़ लिया है, मेटाबोलाइट्स पढ़ लिया है, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमने स्टडी कर लिए हैं, और आज प्रोटीन को भी हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है, एंजाइम पढ़ लिया, अमीनो एसिड्स स्टडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का टॉपिक है फिनिश होता है। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, साथ ही हमारा जो प्रोफेसर DR विज जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जैसे जैसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहां पर आपको 9 से लेकर +2 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्पेशली बायोलॉजी की आपको सभी वीडियोज NCERT बेस्ड सिलेबस की अवेलेबल है। आप इन वीडियोज को देखकर अपने कैरियर को, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।